सर न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है अपने पॉजिटिव चार्ज की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, उसे कहते हैं। चलो अभी बताते हैं। अब देखिए न्यूक्लियर फोर्स की बात आ गई। न्यूक्लियर फोर्स को पढ़ाने से पहले दो फोर्सेस के बारे में चर्चा करना चाहूंगा मैं। जो पहला फोर्स है उसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। सुने हैं नाम, हम सब सुने हैं, पढ़े भी हैं इसको। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा जो है तुम्हारे पास, वो तुम्हारे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक। तीसरा जो तुम्हारे पास हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स। बात को ध्यान से सुनना। पहले मैं कुछ मैथमेटिकल डेटा देता हूँ और फिर मैं अपनी बात रखता हूँ सामने। ठीक है कि भाई हम इस बात को क्यों आपसे कर रहे हैं, हम आपको बताते हैं। हमने कहा कि ऐसा है कि ये भाई सब रहा तुम्हारे पास जो है न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है अपना। इसने कहा हाँ, न्यूक्लियस के अंदर कौन रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर रहेगा प्रोटॉन। ठीक, प्रोटॉन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहेगा। न्यूट्रॉन बना देते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये सब लोग यहाँ पे ऐसे गुट बना करके रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से लोग रहते हैं। ठीक है, सब रहते हैं, बढ़िया। अब इसने कहा कि यहाँ पे ये सब लोग थे, तो इन्होंने कहा कि अगर मैं जो है न्यूक्लियॉन की बात करूं। ठीक है, न्यूक्लियॉन का मतलब तुम्हारे पास हो गया प्रोटॉन प्लस तुम्हारे पास न्यूट्रॉन। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि न्यूक्लियॉन का चार्ज कितना होगा? तुम कहोगे न्यूक्लियॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, और क्या होगा? तो न्यूट्रॉन का चार्ज जीरो होता है, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, तो न्यूक्लियॉन का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इसने कहा कि अगर हम आपसे ये कहें कि रेडियस होता कितना है तुम्हारे पास न्यूक्लियस का, तो रेडियस होता है न्यूक्लियस का 10 की पावर माइनस तुम्हारे पास 15 मीटर। ठीक है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर। रेडियस एटम का कितना होता है? ये होता है 10 की पावर तुम्हारे पास माइनस 10 मीटर। इसने कहा ठीक है, तो छोटा कौन हुआ? ये छोटा होगा, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस छोटा होता है एटम से, तो न्यूक्लियस का रेडियस भी छोटा होगा। ठीक, तो तुम कहोगे हाँ, तो फिर क्या करें? मैं कहूँगा कि देखो कि आर separated protons are separated by a distance of few Fermi. Protons are separated by a distance of few Fermi. मान लेते हैं few Fermi में मैं इसको डाल देता हूँ। ठीक, मैंने ये डाल दिया, इसने ये क्यों डाल दिया? इसने कहा क्या लें, तो वैसे क्या नाम है, रेडियस इतना कम है और क्या ले लें? फ्यू फर्मी में मैंने इसको बेच दिया, मैंने कहा ये ले लेते हैं। इसने कहा ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये तुम्हारे पास Q1 और ये तुम्हारे पास Q2, अगर जो प्रोटॉन है और इनके बीच की दूरी 10 की पावर माइनस 15 मीटर है। ठीक है, तो इसने कहा फोर्स निकालते हैं, के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर। वैल्यू निकाली, जरा देखते हैं क्या आता है जरा। 19। ठीक है, और चार्ज कितना होगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास 10 की पावर माइनस 15 का होल स्क्वायर। ठीक है, जब इस वैल्यू को सॉल्व किया गया तो देखो क्या इसको मिला। इसको क्या मिला है? इसको मिला है लगभग तुम्हारे पास 230 न्यूटन की वैल्यू एफ की। इसने कहा अच्छा, इनके बीच में इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, तो बहुत बढ़िया यार। इसने कहा बढ़िया नहीं है, ये तो बहुत खराब बात है। अगर इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, ठीक है, तो इसने कहा कि समेशन एफ इज इक्वल टू फिर एम इंटू ए बनता है भाई। ठीक, अब अगर एम इंटू ए बनता है तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि समेशन एफ की वैल्यू तुम्हारे पास 230, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 इज इक्वल टू तुम्हारे पास ए की वैल्यू निकाली तो आया 1.4 इंटू 10 की पावर 29 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ले, इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन, इतना जबरदस्त एक्सेलरेशन है। जी की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लगभग लगभग, है ना। 9.8 होती है, 10 मीटर पकड़ लेते हैं अपन लोग। ठीक, क्या ए जी से ज़्यादा है? सर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब हमने इस बात को निकाला, जब हमने कुछ और वैल्यूज लिखी, तो हमको ये पता लगा कि एफ जी इज टू एफ ई का जो रेशो है वो 1:10 की पावर तुम्हारे पास 36 का है। ठीक, तो इसने कहा कि एफ जी अपॉन एफ ई जो है वो तुम्हारे पास 1:10 की पावर 36 का मतलब समझ रहे आप?
एफ जी इज इक्वल टू 10 की पावर -36 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास एफ ई हो गया। इसने कहा कि सर अगर इस स्थिति को देखा जाए, है ना, तो सर कैसे प्रोटॉन्स अंदर रुके हुए हैं आखिर, कैसे रुके हुए हैं आखिर, इनके बीच में तो इतना जबरदस्त फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है, भाग जाना चाहिए इन लोगों को, ये कैसे रुके हुए हैं। तो ग्रेविटेशन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, उसने कहा कि भाई ऐसा है, मैं तुमसे 10 की पावर 36 गुना कम हूँ, तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। ठीक, तो भैया ऐसा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने तो हार मान ली, कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने अपनी हार मानते हैं। ठीक, अब इनके बाद आते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स ने कहा कि हुआ तो ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ कि न्यूक्लियस टूट गया और क्या नाम है प्रोटॉन भाग गए, ऐसा तो नहीं हुआ। हमें तो बचपन से पढ़ाया जा रहा है कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो होगा ना सर जिसने इस रिपल्शन को काटा होगा। इसने कहा इस रिपल्शन को किसने काटा है, इस रिपल्शन को काटा है न्यूक्लियर फोर्स ने। इसने कहा अच्छा, इसने कहा कि एक ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स जो कि न्यूक्लियॉन्स के बीच में होता है, एग्जिस्ट करता है, जो कि डोमिनेटिंग पावर रखता है, इतने जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स की, इसी पर्टिकुलर फोर्स का नाम न्यूक्लियर फोर्स। बात समझिएगा, ठीक है, बात समझिएगा कि एग्जैक्टली क्या है ये न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, हम लोग को ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर फोर्स वो है जिसने कि इलेक्ट्रॉन को एग्जैक्टली बाउंड करके रखा हुआ है ना, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वो वाली एजुकेशन थी हम लोग की जिसमें हम लोग को ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो हम लोग ने न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पढ़ा ही नहीं था। पहली बार हम लोग न्यूक्लियाई के अंदर घुसे, न्यूक्लियस के अंदर घुसे, और अब जाकर के हमको पता लगा कि अच्छा ये कहानी चल रही है। ठीक, तो अब जरा देखिएगा, समझिएगा, इसने कहा कि देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स, ऐसा कोई तो तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अट्रैक्टिव फोर्स क्यों, अरे अट्रैक्टिव फोर्स तब होगा तभी तो इस रिपल्सिव फोर्स को काटोगे, रिपल्सिव होगा तो काटोगे कहाँ, हेल्प कर दोगे, हेल्प कर दोगे तो भाग जाएगा। देयर मस्ट बी सम अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, which is existing which is existing which is existing and dominating over and existing तुम्हारे पास between तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स, existing between तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स and dominating over dominating over strong repulsive force and dominating over strong तुम्हारे पास क्या, रिपल्सिव फोर्स। इसमें कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने कहा कि दिस फोर्स इज टर्म्ड एज न्यूक्लियर फोर्स। इसी पर्टिकुलर फोर्स का नाम क्या है, इसी पर्टिकुलर फोर्स का नाम न्यूक्लियर फोर्स है। इन्होंने कहा अच्छा और कुछ देना चाहेंगे, हमने कहा एफ जी इज टू एफ ई इज टू एफ एन। ठीक, एफ जी तो जानते ही हो तुम, एफ जी कौन सा है, एफ जी तुम्हारे पास जो है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, एफ जी तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ ई को भी जानते हो, एफ ई तुम्हारे पास कौन सा, ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो तरीके के होते हैं, हमने आप डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियन न्यूक्लियन है तो नेगेटिव चार्ज की तो कोई बात नहीं थी, तो अट्रैक्टिव फोर्स की तो बात थी नहीं पहले से। ठीक है, ये कौन है, ये तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स हो गए। तो इन्होंने कहा क्या कहना है, उन्हें कहना सिर्फ इतनी सी बात है कि इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 10 की पावर 36 और इसकी वैल्यू 10 की पावर 38। यहाँ पे कहानी आती है समझ में कि अच्छा ऐसा हुआ है कि एफ टी अपॉन एफ एन की वैल्यू 10 की पावर 36 अपॉन 10 की पावर 38 हो गई है। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास 10 की पावर 2 टाइम्स ऑफ तुम्हारे पास एफ ई इज इक्वल टू तुम्हारे पास एफ एन हो गया। एफ एन ने कहा एफ ई हम तुमसे भी ज़्यादा हैं, और अगर हम तुमसे भी ज़्यादा हैं तो हम फिर तुमको क्या नाम है जीतने नहीं देंगे। बात सुन लो, ठीक। तो एफ कौन है, एफ ही वो पर्टिकुलर फोर्स है जिसने न्यूक्लियस की इज्जत बचा करके रखी है। वरना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने तो प्रोटॉन को इजाजत देती थी कि जाओ भैया खुला, जाओ घूम लो जा करके, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स ने कहा कि नहीं भाई मैं हूँ, ठीक है, एंड आई एम नॉट अलाउइंग कि प्रोटॉन ये न्यूक्लियन लोग भाग जाएं, मैं ऐसा नहीं चाहूंगा, तो इसका मतलब आपको रहना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि तुम हो कौन, इसने कहा हम कौन है, हम है अट्रैक्टिव फोर्स, और क्या, सिंपल सी बात है, हम अट्रैक्टिव फोर्स है। तो इन्होंने कहा कि क्या कोई इज्जत नहीं है क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, मतलब आ गया न्यूक्लियर फोर्स और उसने कहा मैं ही करूंगा। इसने कहा नहीं नहीं है, इज्जत है, अभी इज्जत भी समझाते हैं आपको, ठीक। तो इसने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कहा थोड़ी मेरी चलने दो, ठीक है, थोड़ी अपनी चला लो।
थोड़ी मेरी चलने दो, थोड़ी अपनी चला दो। हमने कहा ठीक है चलो चला लेते हैं। तो इसने कहा कि चलो एक कर्व को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो इसने कर्व लेकर के आया, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कर्व। अब पोटेंशियल एनर्जी कर्व पढ़ाने से पहले पहले तो मैं डायग्राम उठा लेता हूँ, फिर मैं चर्चा कर लेता हूँ, और इसको पढ़ाने से पहले एक बात समझाना चाहूँगा मैं। तो डायग्राम उठा लेते हैं जरा, ये रहा डायग्राम, ठीक है। स्कूल में पढ़ाया गया होगा मेरे ख्याल से, आपको इम्पोर्टेंट है काफ़ी, पढ़ाया गया स्कूल में ये जो पीई कर्व, स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? सो रहे तुम लोग, जग रहे हो? बताओ तो कम से कम, आवाज आ रही तुम लोग को? यस सर, शायद पढ़ाया गया है ये। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कर्व की बात होगी अब यहाँ पे। अब जरा समझिएगा, मुझे पूरा कर्व आपको समझाना है प्रॉपर तरीके से। इसने कहा कि अगर हम बात करें, ये Q1 है और ये Q2 है, और इनके बीच में कोई तुम्हारे पास R दूरी है, ठीक है। Q1 ग्रेटर देन 0 है, Q2 ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, Q1 लेस देन 0 है, Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है। और ये दोनों है तुम्हारे पास क्या, ये दोनों है तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्स, ठीक। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि क्या है पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग इतने समय से पढ़ रहे हैं, हम लोग कैपेसिटर में भी यही पढ़ रहे हैं, काम किया पोटेंशियल एनर्जी, काम किया पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसने कहा कि सर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ द टोटल वर्क डन विच इज डन टू ब्रिंग ऑल द चार्जेस फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है, टू द लोकेशन, टू असेंबल द मेटा लोकेशन वन बाय वन। एक एक करके सब चार्ज को लेकर के आना, इनको यहाँ पे बैठा करके असेंबल कर देना, इसके लिए जो वर्क डन किया जाता है, ये पर्टिकुलर वर्क डन तुम्हारे को पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। इसने कहा ठीक है। तो इसने कहा कि W एक्सटर्नल ही तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसने कहा कि F एक्सटर्नल विल विल वर्क तुम्हारे पास अगेंस्ट, विल वर्क अगेंस्ट तुम्हारे पास किसके, तुम्हारे पास F इलेक्ट्रिक के। इसने कहा F इलेक्ट्रिक तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्स है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है Q1 Q2 के केस में, ठीक है। तो इसने कहा कि जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया है इनफाइनाइट से Q1 Q2 को लेकर के आकर के यहाँ पे Q1 Q2 का असेंबल किया, इसके लिए जो वर्क डन किया है वो वर्क डन पॉजिटिव है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है। वो तो दिख ही रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही आएगी जब Q1 Q2 पॉजिटिव है। मान लो कि अगर Q1 और Q2 में से एक भाई सब नेगेटिव हो जाते तो क्या होता? तो इस बात को हम उल्टा कह देते, और क्या, हम ये कह देते Q1 ग्रेटर देन 0 है, Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब Q1 Q2 लेस देन 0 है, इसका मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे। तो इसने कहा ठीक है। अब इसने कहा कि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर पॉजिटिव तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस लगे तो हमें पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ा, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास जो है नेगेटिव क्या नाम है तुम्हारे पास आ गया, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, और अट्रैक्टिव फोर्सेस लगने लग गए तुम्हारे पास, तो हमको तुम्हारे पास नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। इसने कहा इसको कैसे समझे, इसने कहा ऐसे समझो कि अगर मान लो इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ठीक है, मैं इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ काम करूंगा, है ना, समझना, मैं इन दोनों के अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ काम करूंगा, दोनों को अलग अलग करूंगा और इनफाइनाइट पे ले जाकर बैठा दूंगा। तो इसने कहा टू सेंड देम, टू सेंड देम टू इंफिनिटी, टू सेंड देम टू इंफिनिटी अगेंस्ट, टू सेंड देम टू इंफिनिटी अगेंस्ट तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो तुम्हारे पास वर्क डन किया जाएगा वो तुम्हारे पास लेस देन 0 होगा, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होगी। इसने कहा टू ब्रिंग देम, उसने कहा कि टू ब्रिंग देम, ठीक, टू इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी तुम्हारे पास एक, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव होगा, ठीक है, अगेंस्ट किया गया ना, W पॉजिटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी। टू ब्रिंग देम टू तुम्हारे पास फाइनाइट लोकेशन, टू फाइनाइट लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी, फ्रॉम इन्फिनिटी। अब जो वर्क डन होगा वो तुम्हारे पास कैसा होगा, वो तुम्हारे पास लेस देन 0 होगा, पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होगी, ठीक। समझिएगा जरा, फिर से समझाता हूँ मैं। मैंने यहाँ पे ये बात समझाई है अभी आपको, एक इंपॉर्टेंट बात ये समझा पाया हूँ मैं कि अगर Q1 और Q2 कोई दो चार्ज हैं, ठीक है, कोई दो चार्ज हैं और ये दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होंगे
या तो दोनों चार नेगेटिव होंगे। अगर पॉजिटिव होंगे तो भी Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो आएगा, अगर नेगेटिव होंगे तो भी Q1 Q2 ग्रेटर देन जीरो आएगा। इसका मतलब है कि ये इनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस को इंडिकेट करता है। इसने कहा हमने ये पढ़ा है कि अगर हम लोग चार्जेस को इनफाइनाइट से तुम्हारे पास Q1 पे और Q2 को यहाँ पे A और B पे लेकर के आए और ला करके असेंबल कर दें, तो उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन हमारा पॉजिटिव आएगा और पोटेंशियल एनर्जी भी हमारी पॉजिटिव आएगी, क्योंकि हमने अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के खिलाफ काम किया है। इसने कहा ठीक है। अब केस नंबर 2 में हमने ये रखा कि मान लो कि अगर Q1 तुम्हारे पास पॉजिटिव है और Q2 तुम्हारे पास नेगेटिव है, Q1 ग्रेटर देन जीरो है, Q2 लेस देन जीरो है, इनका प्रोडक्ट तो लेस देन जीरो आएगा। ये इंडिकेट करेगा इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को। ये अगर ये इंडिकेट करेगा कि इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि तुम्हारे पास कि अगर हमें इनको भेजना पड़ा, इंफिनिटी भेजना पड़ा अगेंस्ट तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस जो इन दोनों के बीच में लग रहे हैं, तो हम जो वर्क डन करेंगे वो हमारा पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको जो वर्क डन समझाया गया वो ऐसे समझाया गया है कि हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के खिलाफ काम करना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के खिलाफ काम किया जाता है वो वर्क डन को हम पॉजिटिव बोलते हैं। लेकिन अगर हम इन लोग को फाइनाइट लोकेशन पे लेकर के आए इन्फिनिटी लोकेशन से, तो हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो ऊपर वाले का नेगेटिव करना पड़ेगा, तो वर्क डन लेस देन जीरो हो गया और पोटेंशियल एनर्जी लेस देन जीरो हो गई। तो सीधा सा फंडा ये समझो कि अगर तुम्हारे पास इन्फिनिटी से तुम्हारे पास फाइनाइट लोकेशन पे आ रहे हो, इन्फिनिटी से फाइनाइट लोकेशन पे आ रहे हो और तुम्हारे पास वर्क डन पॉजिटिव है या पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, तो ये तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा? रिपल्सिव फोर्सेस को इंडिकेट करेगा। अगर तुम इन्फिनिटी से तुम्हारे पास फाइनाइट लोकेशन पे आ रहे हो तो तुम्हारे पास वर्क डन लेस देन जीरो है, ये यू लेस देन जीरो है, ये किसको इंडिकेट करेगा? ये इंडिकेट करेगा तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस को। बस ये बात समझानी थी, इसलिए ये पर्टिकुलर टॉपिक में आपको पढ़ा। क्या बात समझ में आई सभी लोग को? इसमें किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, किसी को भी इस बात में कोई डाउट है तो मुझे बताइए। मैंने बहुत सीधा सीधा कंसेप्ट बताया, घुमा के नहीं बताया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि अगर अपन इनफाइनाइट से Q1 Q2 को लेकर के आए और R दूरी पे ला करके असेंबल कर दें कंडीशन के साथ कि Q1 Q2 का प्रोडक्ट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स लगेगा और हम इस वर्क डन को पॉजिटिव वर्क डन बोलेंगे। और अगर Q1 और Q2 में से कोई एक नेगेटिव हो जाता है तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर मैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के खिलाफ काम करूंगा तो खिलाफ काम करके मैं अलग कर दूंगा, मैं दो लोगों को अलग कर दूंगा और जाकर इंफिनिटी पे फेंक दूंगा जाकर के, इस वर्क डन को मैं पॉजिटिव बोलूंगा। लेकिन अगर इसका उल्टा काम करना पड़ा, तो अगर मुझे इनफाइनाइट से फाइनाइट पे लेकर आना पड़ा, तो मेरा वर्क डन जो है वो नेगेटिव काउंट होगा, पोटेंशियल एनर्जी मेरी नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास नेगेटिव है इनफाइनाइट से फाइनाइट पे लाने के लिए, तो वो अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंडिकेट करती है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पॉजिटिव है इनफाइनाइट से फाइनाइट लाने के लिए, तो वो रिपल्सिव फोर्सेस को इंडिकेट करती है। सभी लोग को इतनी बात समझ में आई? सभी लोग को ये बात क्लियर हुई? ठीक है, जो मैंने बात आपको समझाई, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। किस बात को ध्यान रखना है? इस बात को ध्यान रखना है जो मैंने ये समझाया, ये वाला पार्ट इनफाइनाइट से तुम्हारे पास फाइनाइट पे, ठीक है, और ये तुम्हारे पास इनफाइनाइट से तुम्हारे पास फाइनाइट पे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब समझिए जरा, अब मुझे आपको पढ़ाना है कर्व, ठीक है। अब देखिए इस कर्व के डायग्राम को मैं नीचे उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ऊपर जरूरत नहीं है मेरे को, मैं नीचे लिखूंगा इसके। मैं नीचे उठा के रख लेता हूँ उसको, यहाँ से उठा लेता हूँ उसको, एक उसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ये, और एक मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है। ये दो कर्व एक जैसे हैं, दो दो क्यों बना रहे हो? अब मुझे बताते हैं क्यों बना रहे हैं। इसमें एरिया शेड मार्क कर रखा है ना, इसमें मार्क नहीं कर रखा है, समय बचेगा मेरा। ठीक, अब देखो जरा, अब इसमें मुझे आपको क्या समझाना है। अब इसने कहा कि ये पर्टिकुलर जो कर्व है, ये पहली बात तो है किस पे, ये जो पर्टिकुलर कर्व आप यहाँ पे सामने देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर कर्व तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी पे है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ वाई एक्सिस पे है, और यहाँ पे ये तुम्हारे पास जो है डिस्टेंस बिटवीन, ये तुम्हारे पास किस में है, ये है तुम्हारे पास डिस्टेंस तुम्हारे पास बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन तुम्हारे पास जो है न्यूक्लियॉन्स पे, ठीक। समझना जरा, इसने क्या बताया, इसने कहा कि जब तुम्हारे पास r की वैल्यू r0 से कम होती है, पहला पॉइंट, ठीक है, वेयर इज r0, दिस इज योर r0 की वैल्यू 0.8 तुम्हारे पास fm दे रखा है। 0.8 fm का मतलब समझ रहे हो? 0.8 fm का मतलब समझ रहे हो? अगर मैं कहता हूँ 1 fm का मतलब होता है 10 की पावर -15 मीटर। 0.8 fm का मतलब हो गया 1 से कम, मतलब कि 0.8 इंटू 10 की पावर -15 fm, ठीक है। और आने वाले समय में मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा 4 fm, ठीक है। तो 4 fm का मतलब क्या हो गया,
ये हो गया 4 इंटू 10⁻⁻15 तुम्हारे पास FM। ठीक है, अब समझना जरा, इस कर्व से सवाल आएगा आपके पास तो आपको समझ में आना चाहिए पहले ये कर्व है क्या। ठीक है, इसमें अलग अलग पॉइंट वो आपको दे करके आपसे सवाल पूछेगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। ठीक है, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और ये तुमको समझ में आएगा। इसने कहा कि अभी अगर हम लोग ऊपर की बात करें तो ऊपर अभी हम लोगों ने ये देखा कि दो प्रोटॉन, ठीक, ये दो न्यूक्लियॉन की जिंदगी में तहलका मचा हुआ था। वो ये कह रहे थे कि हम छोड़ करके भाग जाएंगे एक दूसरे को। ठीक है, तभी न्यूक्लियर फोर्स आया, उसने कहा भागने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, ठीक है, और मैं आप लोग के ऊपर डोमिनेट करूंगा एंड आपको भागने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो सही है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने कहा कि ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर फोर्स आ गया तो मेरी कोई इज्जत नहीं है। ठीक है, तो उसकी इज्जत को ही तुम्हारे पास जो है एक्सप्लेन करने के लिए ये कर्व बनाया गया। उसने कहा अच्छा क्या मतलब हुआ। इसने कहा कि अगर हम लोग बात करें एट आर लेस देन तुम्हारे पास आर नॉट, ठीक है, आर लेस देन तुम्हारे पास आर नॉट, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास ये वाला रीजन, ठीक है, और तुम्हारे पास ये वाला रीजन। ठीक है, जब आर की वैल्यू तुम्हारे पास 0.8 FM से तुम्हारे पास कम होगी, ठीक है, तो इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास इंक्रीजेस रैपिडली, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस तुम्हारे पास क्या, रैपिडली। ठीक है, एज वी डिक्रीज आर, एज वी डिक्रीज तुम्हारे पास क्या, एज वी डिक्रीज तुम्हारे पास जो है आर। हम जैसे ही तुम्हारे पास ये पर्टिकुलर दूरी को, हम जैसे ही इस पर्टिकुलर दूरी को तुम्हारे पास जो है कम करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या होगी, वो तुम्हारे पास घटेगी। इसने कहा कि ठीक, एक मिनट इधर बैटरी ऑन करना है। हाँ, तो इसने बोला कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास इंक्रीज करती है तुम्हारे पास रैपिडली एज वी डिक्रीज आर। अगर आप जरा पॉइंट को देखिए, ये तुम्हारे पास पॉइंट एम है, ये तुम्हारे पास पॉइंट एन है, और ये कहीं तुम्हारे पास पॉइंट ए है जो कि ऊपर की तरफ चलता ही चला जाएगा, चलते ही जाता है। ठीक है, इसने कहा कि इसका क्या मतलब हुआ सर। इसने कहा इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम देखें तो क्या नाम है, बिफोर तुम्हारे पास, या हम लोग ये कह सकते हैं इन ओ एन रीजन, इन्होंने कहा कि इन तुम्हारे पास ओएन रीजन, ओएन रीजन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 है। ओके, और इन तुम्हारे पास जो है एन एन पी रीजन, इन तुम्हारे पास एन पी तुम्हारे पास रीजन पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास जो है लेस देन 0 है। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0, अभी अभी समझाया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास ग्रेटर देन 0 इंडिकेट रिपल्सिव फोर्सेस। इसने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ, ये तुम्हारे पास जो है यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, फिर इसने क्या बताया, एग्जैक्टली न्यूक्लियर फोर्स लग किस 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 पर रहा है, न्यूक्लियॉन्स पे रहा है, न्यूक्लियॉन्स पे। किसको रोकना है तुमको न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियॉन्स को ही तो रोकना है ना। तुम यही तो चाहते हो ना कि प्रोटॉन और प्रोटॉन लड़ झगड़ के भाग ना जाए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इतने ज्यादा ना हो जाए कि वो लोग भाग जाए। तो तुम्हें रोकना किसको है, किसको रोकना चाहते हो, इलेक्ट्रॉन से तो तुम्हारा कोई मतलब है नहीं। तुम तो रोकना चाहते हो न्यूक्लियॉन्स को, तुम तो रोकना चाहते हो प्रोटॉन्स को, तो तुम उनको रोकने के लिए ही तो तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स लगाओगे। तो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है तुम्हारे पास न्यूक्लियॉन्स के बीच में। क्लियर हुआ, न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लग रहा है, न्यूक्लियॉन्स पे लग रहा है न्यूक्लियर फोर्सेस। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस रैपिडली एज वी डिक्रीज आर इन ओएन रीजन, पोटेंशियल एनर्जी इज ग्रेटर देन 0 रिपल्सिव फोर्सेस, पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन 0 ये तुम्हारे पास जो है अट्रैक्टिव फोर्सेस। इन्होंने कहा ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि सर कि पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू है वो तुम्हारे पास इस वाले जोन में, इस वाले जोन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास पॉजिटिव रहती है। ठीक है, और इस वाले जोन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू तुम्हारे पास जो है वो कैसी रहती है, वो तुम्हारे पास नेगेटिव रहती है। इस वाले जोन में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कैसी रहती है, नेगेटिव रहती है। इसने क्या बताया, इसने कहा कि जब तुम दो न्यूक्लियॉन को 0.8 FM से भी तुम्हारे पास नजदीक लेकर के चले आओगे, जब तुम दो न्यूक्लियॉन्स को 0.8 FM से भी ज्यादा नजदीक लेके चले आओगे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपनी इज्जत ज्यादा बढ़ा लेगा और तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, तुम्हारे पास न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारे पास कमजोर हो जाएगा। इसने कहा ठीक है, अब दूसरी बात समझो। अब इसने क्या बोला, इसने कहा जब आर तुम्हारे पास आर नॉट से ज्यादा होता है, आर नॉट से ज्यादा का मतलब क्या हुआ, आर की वैल्यू जब तुम्हारे पास 0.8 FM से ज्यादा होती है, इसने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस है, ठीक है, एंड इट अप्रोचेस टू
एंड इट तुम्हारे पास अप्रोचेस टू जीरो वैल्यू, इट अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस क्यों बोला, इक्वल टू क्यों नहीं बोला? तुम जरा इस कर्व को देखो, ये कर्व यहाँ से आने के बाद तुम्हारे पास ऐसे 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 तुम्हारे पास जा रहा है, ये कर्व तुम्हारे पास यहाँ पे ऐसे कट नहीं कर दे रहा है, काम खत्म हो गया जीरो, ऐसे नहीं बोल रहा है। ये कह रहा है कि हम तुम्हारे पास जो है इस तरीके से जाएंगे, ऐसे तुम्हारे पास जाते हैं। जब आप किसी भी पर्टिकुलर एक्सिस के पैरेलल हो जाते हो तो इसे बोलते हैं एसिम्पटोटिक कर्व। क्या बोलते हैं इसे? एसिम्पटोटिक कर्व, है ना? ठीक है। अब इसने कहा कि अगर आर की वैल्यू आर नॉट से ज्यादा होगी तो इसका मतलब है आर की वैल्यू अगर 0.8 एफएम से ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, ठीक है। और तुम्हारे पास घटने के बाद तुम्हारे पास अप्रोचेस टू जीरो। इसने कहा घटती का मतलब, इसने कहा कि ये समझो कि एट तुम्हारे पास आर नॉट इज इक्वल टू तुम्हारे पास एफ एम, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी के पास तुम्हारे पास हाई मैग्नीट्यूड था, ठीक है, हाई तुम्हारे पास मैग्नीट्यूड था। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास हाईली क्या थी, हाईली तुम्हारे पास नेगेटिव थी, हाईली तुम्हारे पास नेगेटिव थी। हाईली नेगेटिव का क्या मतलब है कि आर नॉट इज इक्वल टू 0.8 एफ एम में मैक्सिमम तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था, मैक्सिमम तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम आर की वैल्यू को 0.1 रखेंगे तो रिपल्शन एक्ट करेगा, 0.3 रखेंगे तो रिपल्शन एक्ट करेगा, 0.5 रखेंगे तो रिपल्शन एक्ट करेगा, ठीक। 0.8 रख देंगे तो तुम्हारे, अच्छा 0.5 से लेकर के 0.6 में रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स की कुछ वैल्यू आएगी, 0.8 पे रखेंगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। इसने कहा ठीक है। आर की वैल्यू हम 1 रखेंगे तो तुम्हारे पास अट्रैक्टिव आएगा, हम 2 रखेंगे तो तुम्हारे पास अट्रैक्टिव आएगा, ठीक। और हम जब 3 रखेंगे तो तुम्हारे पास अट्रैक्टिव आएगा, और 4 रखेंगे तो भी अट्रैक्टिव आएगा। ऐसे समझो कि मान लो हमने यहाँ पे कहा कि तुम्हारे पास यहाँ पे रिपल्सिव आ रही थी, ठीक है। तो हमने ऐसे कहा पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू ऐसे समझो कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू प्लस तुम्हारे पास 25 थी, ठीक है। मान लेते हैं कि तुम्हारे पास 0.5 पे ये वैल्यू 0 हो गई, फिर यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारे पास -25 हुई, फिर यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारे पास -100 हुई, फिर यहाँ पे ये वैल्यू तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 75 हुई, फिर तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 65 हुई, फिर तुम्हारे पास माइनस तुम्हारे पास 11 हुई, फिर तुम्हारे पास अप्रोच हो गई 0 पे। इस तरीके से तुम समझ सकते हो। सभी लोगों को बात समझ में आई कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं? कि आर की वैल्यू 0.8 एफएम पे पोटेंशियल एनर्जी का हाई मैग्नीट्यूड लेना नीचे की तरफ ये इंडिकेट करता है कि 0.8 एफएम अगर दो न्यूक्लियॉन्स के बीच की दूरी होगी तो इनके बीच में जबरदस्त तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, ठीक। अब अगर हम एम के राइट पे जाते हैं या एम के लेफ्ट पे जाते हैं तो दोनों तरफ अट्रैक्टिव फोर्सेस का माहौल है, लेकिन m से लेकर के n की तरफ जाओगे तो बहुत जल्दी तुम्हारे पास ये वैल्यू 0 हो जाती है और n से लेकर के a तक पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन अगर हम तुम्हारे पास इस साइड में चले, लेकिन अगर हम तुम्हारे पास इस साइड में चले तो इस साइड पे जैसे जैसे मैं r की वैल्यू बढ़ा रहा था तो अट्रैक्टिव फोर्सेस घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। जैसे ही 4 एफएम की तरफ बढ़ा, जैसे ही तुम्हारे पास 4 एफएम की तरफ बढ़ा, ये वैल्यू तुम्हारे पास 0 हो गई। इसीलिए कहा जाता है कि जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, ये न्यूक्लियर फोर्सेस कैसे फोर्सेस होते हैं? ये होते हैं तुम्हारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो कहां से कहां ऑप्ट कर रहे हैं, कहां से कहां ऑपरेट कर रहे हैं। देखा जाए तो ये पर्टिकुलर वैल्यू कितनी होगी, लमसम लमसम 0.5 होगी, और ये वैल्यू कितनी है, 4 एफएम है। इसका मतलब है कि ये लगभग लगभग कहां से कहां ऑपरेट कर रहा है, ये लगभग लगभग 0.5 एफएम से तुम्हारे पास 4 एफएम तक कर रहा है। सिर्फ इतने जोन पे न्यूक्लियर फोर्स की जिंदगी होती है, ना तो 4 एफएम के बाद होती है और ना तो 0.एफएम के पहले होती है। इतनी छोटी जिंदगी लेकर के बैठा है न्यूक्लियर फोर्स, इसीलिए इसका नाम तुम्हारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स कहलाता है। अब किसी को इसमें डाउट है तो पहले पूछो फिर आगे बढ़ा लें। जिस किसी को भी इसमें कोई हल्का फुल्का छोटा मोटा डाउट है पहले पूछो भाई, फिर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि इस पे सवाल अगर आ गया तो वो तुमको कुछ पॉइंट दे देगा, और अगर तुमको कुछ पॉइंट दे देगा तो फिर तुम क्या नाम है बह जाओगे, ठीक है, समझ नहीं पाओगे सवाल को। तो एक एक पॉइंट क्लियर कर लो भैया, कहाँ पे कौन सा क्या कहानी हो रही है। हाँ भाई बताओ, जिसको भी जो डाउट है बोलो। सर ये अट्रैक्टिव फोर्स तो फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। हैं क्या? सर ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में है। नहीं, ऐसे समझो, पहली बात तो ये समझो कि न्यूक्लियर फोर्स कहाँ लग रहा है, तुम लोग ऐसे समझो।
देखो भैया, ये तुम्हारे पास कौन है? प्रोटॉन। ठीक, ये तुम्हारे पास कौन है? प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन प्रोटॉन भाई भाई लोग हैं ना, ये लोग रहते थे तुम्हारे पास न्यूक्लियस के अंदर। ये लोग लड़ते रहते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं, दोनों रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएंगे, और ये चाहता है कि मैं भाग जाऊं, ये भी चाहता है कि मैं भाग जाऊं। ठीक है, अब इसने कहा कि न्यूट्रॉन को भी तो कंसीडर कर लो, तो हमने कहा कि चलो हम ये बोल देते हैं कि ये तुम्हारे पास न्यूक्लियन, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। ठीक है, अब इनके इनके बीच में लड़ाई हो रही है। अब लड़ाई इनके बीच में हो रही है तो भी वैसे ही होगी, क्योंकि न्यूक्लियन भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये न्यूक्लियन भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ये भी इधर भाग जाएंगे और ये भी तुम्हारे पास इधर भाग जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो इनके बीच की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन की वजह से हो रही थी। न्यूक्लियर फोर्स आया, उन्होंने कहा कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? उसने कहा हम इसे लड़ाई कर रहे हैं क्योंकि हम लोग को घर से बाहर निकलना है, क्योंकि हमारे बीच में पट नहीं रही है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और रिपल्शन है। तो उसने कहा पट नहीं रही क्या मतलब है? हम है ना न्यूक्लियर फोर्स, हम हैं, और हम अट्रैक्टिव फोर्स की तरह काम करेंगे और हम तुमको रोक करके रखेंगे। ठीक है, तो न्यूक्लियर फोर्स एग्जैक्टली लग किसके बीच में रहा है? न्यूक्लियॉन्स के बीच में लग रहा है। ये न्यूक्लियॉन्स को रोकना चाहता है कि तुम लोग अलग ना हो जाओ, क्योंकि अगर तुम लोग अलग हो गए तब तो फिर बेकार हो जाएगा मामला। तुम लोग अगर हो अलग हो गए तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसने कहा कि तुम लोग अलग ना हो, तो न्यूक्लियर फोर्स इनके बीच में लग रहा है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में। अभी आया समझ में ये बात? क्लियर सर हो? इस न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई मतलब नहीं है। ये न्यूक्लियर फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज है तुम्हारा। इस न्यूक्लियर फोर्स को पीपी एनएन पीएन सिस्टम से कोई मतलब नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज सिस्टम होता है न्यूक्लियर फोर्स तुम्हारा। और किसी को कोई डाउट है? और किसी को भी हल्का फुल्का कोई डाउट है तो मुझे बताइए। देखिए, ये पॉइंट आएगा और आपको समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर कर्व कैसे बना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं एक अगर बात लिखना चाहूँ तो मैं इस पर्टिकुलर जोन को क्या लिखना चाहूँगा? इसको लिखना चाहूँगा तुम्हारे पास रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, इसको लिखना चाहूँगा मैं रिपल्सिव फोर्सेस के लिए, और इसको मैं किसके लिए लिखना चाहूँगा? इसको मैं लिखना चाहूँगा तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए। ठीक, तो बात समझने योग्य क्या है यहाँ पे? यहाँ पे बात समझने योग्य ये वाली बात है कि पॉइंट 8 के आगे बढ़े, 1 बढ़ गए, 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, तो अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू भी घटना शुरू हो गई। ठीक है, घटना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई। ठीक, और जब हम पॉइंट 8 से पीछे की तरफ गए तो भी अट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू जो है घटना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई, घटना शुरू हो गई। फिर ये वैल्यू यहाँ पे भी जीरो आती है, और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जीरो आती है, एग्जैक्ट जीरो आती है न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू। ठीक है ना यहाँ पे? तो इसने कहा कि ठीक है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी को इंडिकेट कर रहा है, इसने कहा पोटेंशियल एनर्जी समझ लिया, पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास यहाँ पे जीरो हो जाता है। ठीक, और इसके बाद पॉजिटिव हो जाती है। तो ये वाला जोन पॉजिटिव जोन, ये वाला जोन नेगेटिव, और ये वाला जोन नेगेटिव। तो नेगेटिव मतलब अट्रैक्टिव फोर्स और पॉजिटिव मतलब रिपल्सिव फोर्स। तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में चूंकि ये बनाया गया तो हम यही बोलेंगे कि भैया पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे पास चूंकि पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास रिपल्सिव को इंडिकेट कर रहा था, और पोटेंशियल एनर्जी चूंकि तुम्हारे पास नेगेटिव था तो ये तुम्हारे पास जो है अट्रैक्टिव को इंडिकेट कर रहा था। इस तरीके से आपको यहाँ पे समझना रहेगा। कहने का मतलब ये है कि r = 0 से लेकर के जब मैं आगे बढ़ूंगा तो n तक तो ये रिपल्सिव फोर्सेस होंगे, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस विल डोमिनेट ओवर न्यूक्लियर फोर्सेस, और जैसे मैं n से आगे बढ़ूंगा पॉइंट 8 तक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बनना शुरू होंगे, एक माहौल बनना शुरू होगा, और जैसे r की वैल्यू 0.8 fm आएगी, m पॉइंट में मैक्सिमम तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्स आकर के खड़ा हो जाएगा। जैसे 0.8 fm के आगे निकलोगे अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम होगा। ये तुम्हारे पास 1 में कम हुआ, फिर तुम्हारे पास 2 में कम हुआ, फिर तुम्हारे 3 में कम हुआ, फिर 4 में जाकर के खत्म होना शुरू हो गया। तो इसका मतलब है कि इसकी ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ 0.5 FM लगभग से 4 FM तक है, तो इसीलिए इसका नाम जो आता है शॉर्ट रेंज फोर्सेस कहलाता। अभी किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए, अभी भी किसी के मन में कोई डाउट कहीं पे भी हो तो मुझे बताओ, जो कि आपको ना सभी लोगों को क्लियर है? देखिए, इस पे क्वेश्चन आएगा भैया, पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे तुमको 3-4 पॉइंट बना के दे देगा, वो तुमसे पूछेगा फाइंड द जोन हैविंग द पोटेंशियल हैविंग द रिपल्सिव फोर्सेस, फाइंड द जोन हैविंग द अट्रैक्टिव फोर्सेस, फाइंड द पॉइंट हैविंग हैविंग मैक्सिमम तुम्हारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है, और फाइंड द लोकेशन आफ्टर विच क्या नाम है, आफ्टर विच इज द क्रिटिकल लोकेशन। ठीक है, तो क्रिटिकल लोकेशन 0.8 FM वाली है, और इस ये पूछेगा कि कहाँ पे ये जीरो होने लगता है,
ये फोर्स FM पे जीरो होने लगता है, कहाँ पे ये जीरो होता है, ये एंड पॉइंट पे तुम्हारे पास जीरो होता है। तो ये सब चीजें तुमको यहाँ पर पूरी की पूरी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। सभी लोगों को बात समझ आ रही है क्या? ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। चलिए क्लास कंप्लीट करते हैं, ठीक है, अगला टॉपिक अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे कल सुबह। हेलो।